टाइम था 23 जुलाई 2013 का और जगह थी यूएसए का डेविस काउंटी। जब रात के करीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हुआ था कि उसी टाइम 911 पर पुलिस के पास एक कॉल आता है। कॉल करने वाली महिला ने ये बात बताई कि अभी अभी उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी, लेकिन यहीं पर उसके पति भी थे, उसके बच्चे भी थे और उसके पति ने आकर अब इसकी जान बचा ली है। 911, what is the address of your emergency? I'm in front of Davis High School. Okay, what's going on there? I tried to commit suicide. My neck's bleeding. I need help quick. Is anybody with you, Tiffany? Yeah, my husband and my son. Okay, can I talk to him? लेकिन जैसा कि उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी, उसके चलते उसके शरीर से अब काफी ज्यादा खून निकल रहा है। तो अब उसे एक एम्बुलेंस की जरूरत है और वो लोग जल्द से जल्द इनके पास मदद के लिए आ जाएं। जहां की इन्होंने लोकेशन बताई थी, पुलिस ऑफिसर्स अपना पूरा का पूरा बैकअप लेकर एम्बुलेंस लेकर वहां पर जा पहुंचते हैं। और उस महिला को जाकर जब पुलिस ऑफिसर्स ने पहली नजर में देखा तो उन्हें पता चलता है कि इस टाइम इसके गले पर कट लगा हुआ है और काफी सारा खून इसके गले से निकल रहा है। तो पैरामेडिक्स टीम ने जाकर तुरंत उसके गले पर हाथ रख दिया। जितनी भी पट्टी वगैरह वो लोग एट ए टाइम वहीं पर कर सकते थे वो सभी कर लेने के बाद उसे एम्बुलेंस की तरफ लेकर जाने लगते हैं। और ये बात कही जाती है कि इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, नहीं तो हो सकता है ये अपनी जान भी गंवा दें। तो कुछ एक पुलिस ऑफिसर्स ने उन बच्चों को उसके पति को संभलवा दिया और वो लोग हॉस्पिटल की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसके बच्चों को ले जाकर उसके पति को दिया कि उसी टाइम वो महिला उठ खड़ी होती है और ये बात कहती है कि इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करना, इसी ने ये सारे का सारा कांड रचा है और इसके बच्चों को इसके पास तो छोड़ना ही मत। अब पुलिस ऑफिसर्स समझ चुके थे कि आखिरी टाइम में यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, जिसके चलते उसके पति को इस टाइम पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके दोनों ही बच्चों को एक दूसरे पुलिस ऑफिसर को थमा दिया जाता है और उस लड़की को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा दिया। और इस टाइम उस महिला का पति पुलिस के पास तो था ही, दूसरी तरफ वो महिला बोलने की कंडीशन में नहीं थी। तो जाकर पुलिस ने उसके पति से ही पूछताछ करनी शुरू कर दी कि भाई आखिरी टाइम में वहां पर क्या कुछ हुआ था, उसके बारे में हमें डिटेल से बता दे। तो उस व्यक्ति ने बताया कि जनाब, मेरा नाम क्रिस्टोफर अल्टमैन है और वो मेरी पत्नी टिफनी मिड है। उसका पहले भी कुछ इसी तरीके का इतिहास रहा है। वो मेंटली तौर पर इतनी ज्यादा फिट नहीं है, कुछ एक उसे इस टाइम दिक्कतें आई हुई हैं, जिसके चलते इसने पहले भी काफी बार सुसाइड अटेम्प्ट किया था। उस टाइम भी जैसे तैसे कर इसे बचा लिया जाता है। Chris, why are you here tonight? Well, she tried to commit suicide, and I helped her out, and exactly help her out. But I tried to save her. I assisted in saving her. Okay. I don't know how it happened. It's all of a sudden she cut her throat. She has a history of being suicidal. People don't commit suicide that way, especially for a mother to do it in front of her child. Didn't make sense to me. लेकिन अब की अगर हालत को देखा जाए तो बीच रास्ते में ही हम लोगों के बीच थोड़ी बहस हो गई थी और उसी टाइम उसने अपने ऊपर हमला कर लिया। जैसे तैसे कर मैंने उसे बचा तो लिया, उसके बाद उसे समझाया कि हमारे अब बच्चे भी हैं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता है तो इन बच्चों का क्या होगा। इसी तरीके की कुछ एक बातें वो डिटेल से पुलिस ऑफिसर्स को बताने लगता है। और अभी भी टिफनी मिड का दूसरी तरफ हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। उसका लगभग 2 दिनों तक इलाज चलता है और उसके बाद वो ऐसी कंडीशन में आ चुके थे कि वो कम से कम अपनी पूरी की पूरी कहानी जो कि आखिरी टाइम में उसके साथ घटी थी वो पुलिस ऑफिसर्स को बता पाए। तो पुलिस अब एक तरफ क्रिस्टोफर की तो बातों को सुन ही चुकी थी, तो अब वो लोग टिफनी के पास जा पहुंचते हैं और टिफनी से जाकर पूछा कि तुम्हारे पति ने कुछ ऐसा ऐसा बताया है, तुम इस बारे में क्या कहना चाहोगी। और उसके बाद टिफनी ने अपनी पूरी की पूरी कहानी जो कि असलियत में वहां पर घटी थी वो पुलिस को बतानी शुरू की। उसने ये बात बताई कि एक टाइम ऐसा था जब इन दोनों की शादी हो जाती है, उसके बाद इनकी जिंदगी में इनके 2 बच्चे आते हैं, लेकिन ये बंदा कभी भी इसके साथ बनाकर नहीं रहा करता था। हमेशा ही इन दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहा करती थी, जिसके चलते एक टाइम ऐसा भी आया जब टिफनी ने ये बात कही कि अब आगे वो इसके साथ नहीं रह सकती। तो वो अपने दोनों ही बच्चों को लेकर दूसरी जगह पर चली जाती है और उसने अपने पति से ये बात कही कि वो कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उसे डिवोर्स दे देगी। लेकिन क्रिस्टोफर तो इस बात के लिए बिल्कुल भी
तैयार नहीं था। उसने ये बात कही कि वो उसके बिना और अपने बच्चों के बिना तो रह ही नहीं सकता, भले ही उसे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। और बीच बीच में वो टिफनी को फोन करके मनाता रहा करता था कि मुझसे गलती हो गई है, आज के बाद मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ लड़ाई ही नहीं करूंगा। लेकिन टिफनी काफी अच्छे से जानते थे कि इस बंदे को इसने पहले भी काफी बार माफ कर लिया है, लेकिन ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। जिसके चलते अब टिफनी मना कर देती है कि भाई मैं अब इस रिलेशनशिप से तंग आ चुकी हूँ और मुझे तुमसे अलग होना है। और अब आखिरी बार जब इसने इसके पास कॉल किया था तो उस टाइम उसने ये बात कही कि तुम एक सिंगल मदर हो, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम हमारे दोनों के दोनों बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर पाओ, पैसा तो मैं ही कमाता हूँ, तो अगर तुम्हें अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहिए तो तुम्हें मेरे पास ही आना होगा, नहीं तो तुम्हारा और इन बच्चों का क्या होगा। तो अभी भी टिफनी ने मना कर दिया कि वो उसके पास नहीं आने वाली। और कुछ ही देर बाद दोबारा से वो उसके पास फोन करके ये बात कहता है कि ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे नहीं जबकि मेरे भी हैं, तो मैं नहीं कहता कि अब तुम मेरे पास वो दोबारा से वापस आ जाओ, लेकिन मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूँ कि अगर ये मेरे भी बच्चे हैं, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तो क्यों ना हम लोग मिलकर इनका पालन पोषण करें। जितना भी इनका खर्चा आने वाला है वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, तुम इनका ध्यान रख लेना, मैं इनके पैसे देता रहूंगा और कुछ इसी तरीके से हमारे बच्चों का पालन पोषण हो जाएगा। और अब जाकर टिफनी इस बात के लिए राजी हो जाती है कि ठीक है, मैं इस बात के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद उसने टिफनी से ये बात कही कि तुम ऐसा कर लो कि तुम मेरे घर पर आ जाओ और यहाँ पर बैठकर हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि आगे का इनका खर्चा कितना होने वाला है, हर महीने में तुम्हें कितने पैसे देने वाला हूँ। लेकिन टिफनी काफी अच्छे से जानते थे कि ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ इसके बहाने हैं मुझे वापस घर पर बुलाने के, तो उसने इस बात से मना कर दिया। और आखिर में इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग एक पार्क में आराम से बैठकर इन सारी ही चीजों के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। और इसी कारण क्योंकि ये पूरे ही दिन से आपस में बातें कर रहे थे, बातें करते करते इन्हें रात के करीबन 9 बजे का टाइम हो जाता है और वो लोग एक पार्क में आकर मिलने भी लगते हैं। और उसके बाद जैसे ही क्रिस्टोफर से आकर टिफनी मिलती है तो क्रिस्टोफर दोबारा से उसके सामने हाथ जोड़कर ये बात कहने लगता है कि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, आगे से वो ऐसी गलती कभी भी नहीं करेगा, वो उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। लेकिन टिफनी इस बारे में काफी अच्छे से जानती थी कि इस बंदे को इसने पहले भी कितनी बार माफ कर लिया है, लेकिन इसके ऊपर तो कोई असर ही नहीं। और अब उसने पक्का डिसाइड कर लिया था कि वो इससे अलग होने ही वाली है। और जब उसे पक्का विश्वास हो चुका था कि ये वापस इसकी जिंदगी में नहीं आने वाली, तो उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और सीधा का सीधा टिफनी के गले पर मार दिया। टिफनी अब बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसके गले से लगातार खून बिखर रहा था। तो टिफनी ने अपना हाथ अपने गले के ऊपर रखा, वो खून को रोकने की कोशिश कर रही थी। और इसके साथ साथ उसने क्रिस्टोफर से ये बात भी पूछी कि क्या वो उसकी जान लेना चाहता है, लेकिन क्रिस्टोफर इस बात से मना कर देता है कि वो उसकी जान नहीं लेना चाहता, वो बस उसे इतना बताना चाहता है कि वो इससे इतना ज्यादा प्यार करता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता। और अगर उसे अपनी पत्नी के बिना रहना भी पड़ा तो उसकी पत्नी की जिंदगी किस काम की। तो अगर तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो तो तुम्हारी जान बच जाएगी, भले ही मैं कैसे भी बचाऊं, तो तुम बस इतना बताओ कि क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहती हो या फिर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। टिफनी के पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं था, वो जैसे तैसे कर अपने हाथों को अपने गले से लगाए हुए थी, लेकिन अभी भी उसका पति उसके ऊपर थोड़ा सा भी रहम नहीं बरत रहा था, जबकि उसके दोनों हाथों को पकड़कर वो नीचे कर रहा था। अभी भी टिफनी के गले से लगातार खून बह रहा था और इसी खून के बहते टाइम टिफनी ने ये बात कही कि हाँ, वो उसके साथ रहने के लिए तैयार है। और उसके बाद तो क्रिस्टोफर ने टिफनी का हाथ उठाकर उसी के गले पर लगा दिया और ये बात कही कि बेबी अपना ध्यान रखो, तुम्हें कुछ हो ना जाए। और दूसरी तरफ उसने उसी का फोन उठाकर पुलिस के पास कॉल करके टिफनी को दे दिया कि तुम कुछ ये बातें पुलिस ऑफिसर्स को कह देना, लेकिन ध्यान रखना कि अगर पुलिस के आने के बाद अगर तुम अपनी बातों से पलट जाती हो तो अब की बार तो मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे गले पर छोटा सा कट मारा था, काफी सारा खून इस छोटे से कट से ही बाहर आ चुका है, लेकिन तुमने अगर पुलिस ऑफिसर्स के यहाँ पर आने के बाद अपनी कुछ भी बातें पुलिस ऑफिसर्स को बताने की कोशिश की तो हो सकता है 5 या 7 साल मुझे जेल में रहना पड़े। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैं जेल से बाहर आऊंगा सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ साथ इन बच्चों की भी जान लेने वाला हूँ। तो अब टिफनी बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी और जब तक पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर नहीं आए वो उसकी हर एक हाँ में इस टाइम हाँ मिला रही थी। जैसे ही पुलिस ऑफिसर्स को इन सभी बातों के बारे में पता चलता है तो वो लोग भी अंदर तक सहम जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और ये सभी
बातें जान लेने के बाद पुलिस ऑफिसर्स क्रिस्टोफर को जेल में डलवाने के लिए इस केस से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट इस केस में यूज किए गए थे उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब ये चाकू इसके गले पर मारा गया था तो वो चाकू वहीं पर गिर गया था। तो पुलिस ऑफिसर्स उसी घटना स्थल पर जाकर उस चाकू को ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर ये लोग कोर्ट में जाकर इन सभी चीजों को प्रूव भी करना चाहें तो उनके पास कुछ एक एविडेंस तो होने ही चाहिए। लेकिन वहां पर वो चाकू पुलिस ऑफिसर्स को मिला ही नहीं, और उसके बाद बिना ही किसी एविडेंस के पुलिस कोर्ट में ये सारी ही बातें जज के सामने रखी जाती हैं। लेकिन जज तो बिना किसी एविडेंस के किसी फाइनल डिसीजन पर आ ही नहीं सकते थे। तो आखिर में जज ने पुलिस को ये बात कही कि वो उन्हें 1 साल का टाइम दे रही है। इसके खिलाफ जो कुछ भी सबूत पुलिस इकट्ठा कर पाती है उसके हिसाब से इसे जेल में डाल दिया जाएगा, और तब तक ये पुलिस की हिरासत में ही रहने वाला है। ये बात बोलकर क्रिस्टोफर को जेल भेज दिया जाता है और उसकी पत्नी को दोबारा से हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, क्योंकि अभी तक उसका इलाज चल ही रहा था, वो अच्छे से ठीक नहीं हुई थी। और यूं ही लगातार टाइम बीतता जा रहा था। 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, इसी तरह चलते चलते 6 महीने अब तक बीत चुके थे। लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक कोई भी ऐसा सबूत नहीं लगा जिससे कि वो लोग इस बात को साबित कर पाए कि क्रिस्टोफर ने अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की थी, और अभी भी वो इसी ताक में है कि जब भी उसे टाइम मिलेगा वो अपनी पत्नी की जान ले लेगा। कि इसी टाइम एक दिन ऐसा भी आया जब पुलिस ने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया कि एक ऐसा कैदी था जो कि पहले इसी जेल में था जहां पर कि क्रिस्टोफर था। उसके बाद वो रिहा हो गया था, लेकिन बीच बीच में अब वो क्रिस्टोफर से मिलने के लिए यहाँ पर आता है। काफी देर तक ये लोग आपस में बातें करते हैं तो पुलिस ने उसी कैदी को इस टाइम पकड़ लिया और उसी से पूछताछ करनी शुरू कर दी कि भाई ये बंदा थोड़ा सस्पिशियस है, इसके ऊपर कुछ एक शक इस टाइम चल रहे हैं, तो क्या तुम इस बारे में बता सकते हो कि आपस में तुम लोग किस बारे में बातें किया करते थे। तो पहले तो उस कैदी ने भी इस बात से मना कर दिया कि हम लोगों के बीच कोई खास बात नहीं हुई। हाँ, जब मैं यहाँ पर जेल में था तो काफी सारे लोगों के साथ मेरी दोस्ती हो गई थी और उन्हीं में से एक क्रिस्टोफर भी था, तो मैं बीच बीच में अब अपने यार दोस्तों से मिलने के लिए आता रहता हूँ। अगर आप लोग कहें तो मैं मिलना बंद कर दूंगा। लेकिन पुलिस इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी, जिसके चलते उन्होंने यही बात कही कि भाई इच्छा है तुम्हारी, अगर तुम हमारी मदद करना चाहो तो तुम मदद कर सकते हो। और उसी टाइम उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आप लोगों की मदद करने वाला हूँ, क्योंकि वो बंदा एक बेगुनाह की जान लेने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ऑफिसर्स अब उसे आराम से बैठाकर पूछताछ करने लगते हैं कि भाई किस बंदे की वो जान लेने की कोशिश कर रहा है, किस बारे में वो तुमसे बातें किया करता था, क्या तुम हमें डिटेल से उस बारे में बता पाओगे। तो उस कैदी ने ये बात पुलिस ऑफिसर्स को बताई कि वो अपनी पत्नी को मरवाने के लिए एक हिटमैन ढूंढ रहा है। We want to ask you some questions about when you were in our jail. Did you get to know a guy named Christopher Ertman? Oh, yeah. Did he ever talk about the situation he was in with his ex-wife and all that stuff? Yeah. Tell me about that. What happened in jail stayed in jail, man. There's a time to do what's right. This is one of those moments in your life. There wasn't a lot of details. Like, I guess he admitted guilt. Like, that he's the one that cut her throat, or tried to cut her throat. Did he ever ask you to do anything to Tiffany? Yeah. Tell me about it. He just asked me if I had the connections to arrange for bad things to happen to her. What are bad things? To arrange her death, specifically. He's trying to hire a hitman. This is bad. This is terribly bad. He wanted to have me killed. He wanted to have someone else do what he couldn't. Whenever the question was asked, I tactfully avoided it. And I guess in a way kind of like left the question unanswered. There's a coldness in his eyes, man, that... So you never know, man. Sometimes it's the quiet people. तो पुलिस ने अब उसी व्यक्ति से मदद मांगी और ये बात कही कि हम लोग हमारा एक अंडरकवर एजेंट जेल के अंदर भेज देंगे, तुम जाकर सिर्फ उसे ये बात कहो कि वो जाकर उस हिटमैन से मिल ले जो कि हमारा अंडरकवर एजेंट होगा, और जैसे ही वो जाकर उससे बातें करेगा तो सारे के सारे सबूत हम लोग उसी टाइम इकट्ठा कर लेंगे। और वो बंदा भी इस बात के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि क्रिस्टोफर अब अपनी मासूम सी पत्नी को, जिसने कि आज तक कोई भी गलती नहीं की थी, उसे मरवाने की कोशिश कर रहा था।
तो वो बंदा इस बात के लिए तैयार, और जिस तरीके से कि पुलिस ने उसे तैयार किया था वो सारी की सारी बातों को याद करके अगले हफ्ते दोबारा से क्रिस्टोफर के पास जा पहुंचता है और उसके बाद उसे ये बात कहता है कि भाई तूने पिछली बार ये बात कही थी कि तुझे अपनी पत्नी को मरवाने के लिए एक हिटमैन चाहिए, तो उसका प्रबंध हो चुका है। लेकिन अब पता नहीं क्रिस्टोफर के दिमाग में क्या बात आई कि उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो ऐसा कुछ नहीं चाहता। What's up, bro? Oh, I don't know. What are you doing, man? Is always. So, working on my case. He stood nothing to gain whatsoever. Deserves a lot of respect that he would make that decision when he certainly didn't have to. You remember that work that you needed done, though? Yeah. Dude, I've got that guy, bro. I can't do it at this time, no. Should I try to, like, negotiate a little bit and see what I can do, or what? Wait on that. तो अब वो कैदी जो कि पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा वहां पर भेजा गया था वो थोड़ा और अच्छे से उससे पूछता है कि क्या तुम्हें सच में ही हिटमैन नहीं चाहिए, क्योंकि बार बार ये सारी की सारी चीजें अरेंज नहीं होती, तो तुम अब आराम से सोच लो। लेकिन दूसरी तरफ क्रिस्टोफर ने तो इस बात से मना कर दिया कि अभी वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। अब पुलिस के दोबारा से हाथ खाली, वो जैसे ही बंदा पुलिस के पास आकर ये बात बताता है कि उसने तो मना कर दिया, तो पुलिस के हाथ दोबारा से अब खाली रह जाते हैं और लगभग दोबारा से अगले 4-5 महीने यूं ही सूखे सूखे बीत जाते हैं। अब तो इसकी रिहाई में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 महीने ही बाकी थे। पुलिस इस टाइम काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि हम लोग किस तरीके से टिफनी को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हम लोग टाइम से इसे अरेस्ट नहीं करवाते हैं, जेल में नहीं डलवाते हैं, तो ये बाहर जाकर टिफनी की जान ले लेगा। इसके साथ साथ ये उसके बच्चों को भी नहीं बख्शने वाला है कि इसी टाइम एक और कैदी पुलिस ऑफिसर से मिलने के लिए आता है। उसने आकर पुलिस ऑफिसर से ये बात कही कि जनाब मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। पुलिस वाले पहले से ही सुनने के लिए तैयार कि भाई बताओ तुम हमें क्या बताने वाले हो। तो उसने ये बात कही कि हमारी जेल में क्रिस्टोफर नाम का एक व्यक्ति है, वो जेल के अंदर ही एक हिटमैन को ढूंढ रहा है, उसे अपनी पत्नी को मरवाना है और जो कुछ भी बातें वो पुलिस ऑफिसर्स को बता सकता था वो सारी की सारी बातें बता देता है। पुलिस पहले से ही क्रिस्टोफर के ऊपर नजरें जमाए हुए थी, तो अब वो इसी बात का वेट कर रही थी कि किस तरीके से हम लोग इसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। तो पुलिस ने अब ये बात कही कि हम लोग हमारा एक अंडरकवर एजेंट जेल में डालने वाले हैं, तुम जाकर उसे ये बात कह दो कि उसे हिटमैन मिल जाएगा। और वो कैदी भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। उसने जाकर क्रिस्टोफर को ये बात कही कि जो तुम्हें हिटमैन चाहिए था वो 1-2 दिन के अंदर अंदर तुम्हें मिल जाएगा। और वो दोबारा से आकर अब पुलिस ऑफिसर्स के सामने आगे की प्लानिंग बनाने लगता है। अब पूरी की पूरी प्लानिंग बन चुकी थी कि पुलिस ऑफिसर्स का एक अंडरकवर एजेंट इस जेल में जाने वाला है, वो आगे क्या करने वाला है। और इसी बीच जो ये कैदी है जिसने क्या कर इन सभी चीजों के बारे में पुलिस ऑफिसर्स को बताया था, सिर्फ इसका इतना ही काम है कि वो क्रिस्टोफर के पास जाएगा और ये बात बताएगा कि यही वो हिटमैन है, आपस में इन दोनों की मुलाकात करवा देगा, उसके आगे उसका कुछ भी काम नहीं। लेकिन इसी टाइम जो वो कैदी था जिसने आकर पुलिस ऑफिसर्स को इन सभी चीजों के बारे में बताया था, उसने ये बात कही कि मैं आप लोगों की मदद करने के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन इन सारे के सारे पचेड़ों में मेरा क्या फायदा। तो पुलिस वाले अब ये पूछने लगते हैं कि तुम्हें इसमें क्या चाहिए। तो उसने ये बात कही कि मुझे उम्र कैद मिली है, मुझे कुछ एक रियायत चाहिए, मेरी सजा आप लोग थोड़ी कम कर दीजिए और इस ऑपरेशन में मैं आप लोगों की मदद करने वाला हूँ। लेकिन पुलिस ने इस बात से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जो ये बंदा था इसने भी काफी सारे कत्ल किए थे और अब आखिर में इसे जेल में डाला गया था उनके उसी सारे के सारे कारनामों के चलते। तो अब पुलिस ऑफिसर इस बात से मना कर देते हैं कि भाई तेरे ऊपर तो हम लोग थोड़ी सी भी रियायत नहीं करने वाले हैं। तो वो कैदी अब ये कहने लगता है कि चलो आप लोग अगर मेरी मदद नहीं करते हैं तो मैं आप लोगों की मदद क्यों करूं, मैं जाकर क्रिस्टोफर को सारी की सारी बातें अब डिटेल से बता दूंगा कि किस तरीके से पुलिस उसे पकड़ने का इंतजाम कर रही है और उसका बाहर जाने का अब तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही महीने रह गए हैं और बाहर जाकर वो अपनी पत्नी को आराम से मारता रहेगा। तो अब पुलिस ऑफिसर इस बात की परेशानी में कि अगर इसकी मदद हम लोग ले लेते हैं, इसकी अगर हम लोग सजा को कम करवा देते हैं तो कुछ एक दिन बाद ये बाहर जाकर किसी और की जान लेगा, और अगर हम लोग इसकी मदद नहीं लेते हैं तो वो बंदा बाहर जाकर टिफनी की जान ले लेगा। और इसी तरीके से कंफ्यूजन
कन्फ्यूजन में वो लोग उस बंदे को दूसरी जेल में शिफ्ट कर देते हैं और अपने हिटमैन को जेल के अंदर भेजकर क्रिस्टोफर के पास भेजते हैं। तो उसने जाकर क्रिस्टोफर से सीधी ही बात कर ले कि भाई इस जेल में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कि अपनी पत्नी को मरवाना है। मैं एक हिटमैन हूँ, लेकिन मेरे बीच में और उस व्यक्ति के बीच में जो एक बिचौलिया था वो इस टाइम दूसरी जेल में भेज दिया गया है। तो क्रिस्टोफर पहले तो इस बात को लेकर थोड़ा घबरा जाता है कि जरूर ये सारी की सारी पुलिस की चाल है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे पक्का पता चल जाता है कि जो बंदा उसे हिटमैन से मिलवाने वाला था उसने ये बात कही थी कि एक हट्टा कट्टा वो हिटमैन उसके लिए हायर करने वाला है, वो बंदा अब सच में ही एक दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। तो अब क्रिस्टोफर आकर उसी अंडरकवर एजेंट से मिलता है जो कि इस टाइम यहाँ पर हिटमैन बनकर आया हुआ था। उसने सारी की सारी बातें उसे डिटेल से बता दी और उसके बाद इन दोनों के ही बीच ये बात पक्की हो जाती है कि ये हिटमैन जाकर इसकी पत्नी को और इसके पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर देगा। इन्होंने $5000 में ये सारी की सारी बातें फिक्स कर ली और उस हिटमैन ने ये बात कही कि मैं कुछ एक दिनों बाद ही यहाँ से रिहा होने वाला हूँ, तो बाहर जाते ही तुम्हारी फैमिली को मैं निपटा दूंगा। किस तरीके से तुम मुझे पेमेंट करने वाले हो, जो कुछ भी बातें वो क्रिस्टोफर के साथ कर सकता था वो सारी की सारी बातें कर लेने के बाद एक दिन ऐसा भी आया जब उस अंडरकवर एजेंट को पुलिस के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। अगले लगभग 3-4 दिनों तक वो गायब रहता है और उसके बाद वो क्रिस्टोफर से मिलने के लिए यहाँ पर आ पहुँचता है। क्रिस्टोफर के साथ बातें करने लगता है कि जैसा कि तुमने जगह बताई थी उस जगह पर जो घर था तुम्हारी फैमिली के जो जो सदस्य मुझे वहां पर दिखाई दिया उन सभी को मैं देखकर आ चुका हूँ, लेकिन किसी आस पड़ोस वाले को मैं ना मार दूं इसके लिए तुम क्या एक बार कंफर्म कर पाओगे? मैंने तुम्हारे घर की फोटो खींच रखी है, तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारी पत्नी की और यहाँ पर आसपास में जितनी भी जगह थी उन सभी की फोटो खींच रखी है। तो एक बार मेरे फोन में देखकर ये बात कंफर्म कर लो कि यही तुम्हारी पत्नी है या फिर कोई और है, क्योंकि हो सकता है मैं तुम्हारी पड़ोसन को उड़ा कर आ जाऊं, तुम्हारी पत्नी बची रहे और दूसरी तरफ मैं तुमसे पैसे लिए बिना तो रहूंगा नहीं। तो अब क्रिस्टोफर आपस में जब ये लोग आपस में बातें कर रहे थे, क्योंकि ये लोग आमने सामने नहीं थे जबकि इन दोनों के ही बीच एक शीशा लगा हुआ था, तो दोनों के दोनों ये लोग फोन पर इस टाइम बातें कर रहे थे और फोन पर बातें करते करते क्रिस्टोफर ने अपनी पत्नी को देखा, अपने बच्चों को देखा, अपने घर को इस टाइम वो पहचान चुका था और उसके बाद उसने सारी ही चीजों के लिए हाँ भर ली। This was our final play. Today was the day it was going to work or it was going to fail. What's up, man? Not much. How are you? Good, how are you? Just chilling. I took a couple pictures and just want to verify with you. I had just this anxious energy all over me, and I paced around my desk. Just this worry, just this incredible worry for really a stranger. I didn't know her until this case, but she was going to die. Yeah. You see that? Yeah. Is that right? Yeah. Is that her? Yeah. Okay. So what he was telling me was, make it happen. Yeah. Yeah. Just, Okay. Well, let me throw a number out to you just so I make sure we're on the same page. Yeah. 'Cause I'm thinking about $5,000. Yeah. Does that work? Yeah. So, but just so we're clear, I'm talking about, we're not. There's no way to come back from it once I do it. You're good with that? Yeah. Yeah. I just remember at that moment while we were watching, inside my being, the stress went away that fast. I literally jumped out of my chair and I remember just like, yes, we got him, we got him. वो हिटमैन जो कि इस टाइम एक अंडरकवर एजेंट था, उसने 5000 रुपयों की भी यहाँ पर बातें कर ली थी और उसके बाद ये बात कंफर्म कर लेने के बाद कि वो उसकी जान लेने के लिए जा रहा है, वो वहाँ से चला जाता है। और इस घटना के 2-3 दिन बाद ही पुलिस को जितने भी एविडेंस यहाँ पर इकट्ठा करने थे, इन दोनों के बीच जो बातें हुई थी उसकी कॉल रिकॉर्डिंग लेकर वो लोग कोर्ट में जा पहुँचते हैं और वहाँ पर जज ने जब उसके ऐसे कारनामों को देखा तो उसे उम्र कैद की सजा दे दी और ये बात भी कही कि अगर वो पैरोल पर बाहर भी आना चाहे तो 5 साल से पहले तो वो पैरोल पर भी बाहर नहीं आ पाएगा। लेकिन इसी टाइम टिफनी जाकर जज के सामने खड़ी हो जाती है कि जनाब अगर ये 5 साल के अंदर अंदर जेल से बाहर आ जाता है तो ये इसे नहीं बख्शने वाला, इसके साथ साथ ये इसके बच्चों को भी नहीं बख्शेगा और यही बातें बोलकर उसे हमेशा हमेशा के लिए जेल में डलवा दिया जाता है। और कुछ इस तरीके से एक लंबा चौड़ा ऑपरेशन चला लेने के बाद एक फेक हिटमैन की मदद से इस मुलजिम को पकड़ा जाता है
और अभी भी वो वहां की जेल में ही है। ये तो बात हुई एक फेक हिटमैन की, लेकिन दूसरी तरफ बिल्कुल इसी की तरह एक सिमिलर केस अगर आप लोग देखना चाहते हैं, इसका ट्विस्ट सच में ही बहुत ज्यादा लाजवाब है, तो आप लोग राइट साइड में आने वाली वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी सुनाने का तरीका अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट नेचुरल सोल व्यू को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।